Assalamu alaikum dear students. This is unit number 2 of classical drama course code 9057, and unit number 2 is concerned with the genre of tragedy. So in this short unit, ठीक है, short unit है, you are going to learn about what is tragedy, यानी कि tragedy होती क्या है, एरिस्टोटल्स व्यूज ऑन ट्रेजिडी के एरिस्टोटल का क्या कहना है ट्रेजिडी के बारे में, और इसके अलावा जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं ट्रेजिडी के हवाले से उसको आप जो है वो देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट यूनिट है, इसको हम फास्ट फॉरवर्ड में यानी कि डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। और इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिस्कस कोई भी ड्रामा आ जाएगा एज अ ट्रेजिडी, ठीक है, या फलां फलां जो करेक्टर है उसको डिस्कस करें एज अ ट्रेजिक हीरो। तो ट्रेजिडी और ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट जब तक आपको नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि ये होते क्या हैं, ट्रेजिडी क्या होती है, ट्रेजिक हीरो क्या होता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर और अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। So first of all, let us have a look at tragedy. So you have been given a definition of Oxford Advanced Learners Dictionary, and the definition is that tragedy is a serious play with sad ending, especially one in which main character dies. कि ट्रेजिडी वो ड्रामा है जो कि सीरियस नेचर का होता है। अब ये सबसे पहला फीचर है इसका, ठीक है, कि ट्रेजिडी इज़ अ प्ले दैट इज़ ऑफ सीरियस नेचर। सेकेंडली, इट हैज़ अ सैड एंडिंग, यानी कि ट्रेजिडी की एसेंस ये है कि उसका इख्तिताम जो है वो सैडनेस पे होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अगर हैप्पी एंडिंग होगी तो इट विल नॉट बी अ ट्रेजिडी, रादर इट विल बी अ कॉमेडी। तो हमें पता ये चला कि तीन मेजर फीचर्स हैं ट्रेजिडी के अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, कि ट्रेजिडी सीरियस प्ले होता है, एंडिंग सैड है, और मेन करेक्टर जो है स्पेशली, यानी कि जिसमें मेन करेक्टर की डेथ होती है, वो ट्रेजिडी कहलाता है। पेंगुइन डिक्शनरी इसको जो है वो एक और अंदाज में डिफाइन करती है। इट सेज इन द फर्स्ट प्लेस it almost certainly denoted a form of ritual sacrifice accompanied by a choral song in honor of Dionysus, the god of the fields and the vineyards. Out of this ritual developed Greek tragedy. यानी कि ये ट्रेजिडी को जो इसकी ओरिजिन है उस हिसाब से डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस था। एक परसेप्शन ये भी है कि ट्रेजिडी का वर्ड निकला है वर्ड ट्राइगोडिया से। ट्राइगोडिया जो है उसका मतलब है गोट सॉन्ग, और जब इसके डायोनासिस के फेस्टिवल का आगाज़ होता था तो एक अदद बकरे को ज़िबा किया जाता था, सेक्रीफाई किया जाता था टू प्लीज़ द गॉड डायोनासिस। ठीक है, तो ये वहाँ से, यानी कि वो जो रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस है और फिर उस सेक्रीफाइस के साथ जो कोरस है उसका गाना गाना जो है इन दी ऑनर ऑफ डायनासिस, जो कि गॉड है फील्ड्स का और जो कि गॉड है वाइन यार्ड्स का। तो यहाँ से ग्रीक ड्रामेटिक ट्रेजिडी जो है उसका ओरिजिन होता है और यहाँ से उसकी डेवलपमेंट का आगाज़ होता है। थर्ड जो डेफिनेशन है मर्फिन की, एंड ही डिस्क्राइब्स ट्रेजिडी एज सीरियस। अब ये हम ऑलरेडी एलिमेंट इसका जान चुके हैं। अच्छा, आफ्टर सोम्बर ड्रामा रिटन इन प्रोज और वर्स। अब हमें एक और पता चला यहाँ पे कि जो फॉर्म है ट्रेजिडी की, इट कुड आइदर बी रिटन इन प्रोज, इट कुड आइदर बी रिटन इन वर्स, दैट टिपिकली एंड्स इन डिज़ास्टर। के ट्रेजिडी का इख्तिताम जो है वो डिज़ास्टर पे होता है। ऊपर हमने पढ़ लिया कि ज़ाहिर है जो सैड एंडिंग होती है और मेन करेक्टर जो है उसकी डेथ हो जाती है। एंड दैट फोकसेस ऑन अ करेक्टर हु अंडरगोज अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल, यानी कि ट्रेजिडी जो है वो फोकस करती है एक मेजर किरदार पे, और ये जो मेजर किरदार है इट अंडरगोज अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल, यानी कि उसके अंदर तब्दीलियां उसके किरदार के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ट्रेजिडी की उसकी जानिब, और ये डेफिनेशन लेंथी है
लेकिन आपने इस डेफिनेशन को याद करना है, ठीक है। ये वो डेफिनेशन है जो कि हर लिटरेचर के स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। तो एरिस्टोटल डिफाइंस ट्रेजेडी एज दैट इट, यानी कि ट्रेजेडी एन इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस। अब माई मिसेस का कॉन्सेप्ट आपको बताया ना यूनिट नंबर 1 में, कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो एंड अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो ड्रामेटिक आर्ट है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ माई मिसेस। तो वो वहीं से आगाज़ करता है कि ट्रेजिडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ सीरियस, कि ऐसे एक्शन की इमिटेशन है जो कि सीरियस नेचर का हैज़ मैग्नीट्यूड। दूसरा पार्ट कि वो जिस एक्शन की इमिटेशन है वो एक्शन आम एक्शन नहीं है, रादर दिस एक्शन हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज हाइट, इट हैज सिग्निफिकेंस, इट हैज इम्पोर्टेंस एंड इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। और ये जो एक्शन है ये एक्शन कंप्लीट नेचर का, यानी कि आगाज होता है और फिर इख्तिताम हो जाता है, और उस इख्तिताम के बाद हम आगे कोई मतलब के क्वेश्चन नहीं करते कि व्हाट नेक्स्ट, के इसके बाद आगे क्या होगा। इन अ लैंग्वेज विद प्लेयरेबल एक्सेसरीज, और इसको ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब यहाँ पे लैंग्वेज का भी जिक्र आ गया, दैट ऐसी लैंग्वेज विद प्लेयरेबल एक्सेसरीज, यानी कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनका यूज़ होना चाहिए। और यकीनन उसको जब हम प्लेयरेबल लैंग्वेज की बात करते हैं तो मतलब ये कि ये वर्स में होनी चाहिए। ईच काइंड ब्रॉट इन separately in various parts of the work in a dramatic, not a narrative form, with incidents arousing pity and fear। और ड्रामे का हर पार्ट जो है, जो हर हिस्सा है, इट इज़ डिपिक्टेड या उसको ड्रामेटिक फॉर्म में दिखाया जाता है, नॉट इन द नैरेटिव फॉर्म। मैंने आपको बताया ना कि यूनिट नंबर 1 में कि जो ओरिजिनल यानी कि ट्रेजिडी जो थी वो 50 लोगों का ग्रुप होता था जिससे कोरस कहा जाता था। कोरस का काम होता था कि वो नारेट करके कहानी बताते थे, ठीक है। तो एरिस्टोटल जो है वो डिसएग्री करता है, ही सेज कि नो, इट शुड नॉट बी इन द नैरेटिव फॉर्म, रादर इट शुड बी इन द ड्रामेटिक, यानी कि एक्टर्स हों और वो एक्टिंग करके दिखाएं, और इस किस्म के इंसिडेंट्स हों कि वो इंसिडेंट्स अराउज करें व्यूअर्स के अंदर, स्पेक्टेटर्स के अंदर पीटी एंड फियर, यानी कि जो जज्बात ओरिजिनेट होने चाहिए। पीटी यानी कि जो मेन किरदार है उसको उसको देखने के बाद आपको उसके ऊपर तरस आए, एंड फियर, और आप खौफजदा भी हों कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। वेयर विद टू अकम्पलिश इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशंस, और मकसद क्या है कि ये जो पिटी एंड फियर के इमोशंस हैं, ट्रेजिडी एट द एंड इन इमोशंस का क्या करती है, कैथारसिस करती है, ठीक है। ट्रेजिडी का मकसद क्या है, द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर, इनका कैथारसिस करना है। कैथारसिस की जो डेफिनेशन है इसके जो है वो 3 थेरीज हैं इसके हवाले से, ठीक है। तो एक थेरी है थेरी ऑफ परगेशन, यानी कि कैथारसिस का मतलब है परगेशन। एक थेरी है थेरी ऑफ क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो कैथारसिस है इसका मतलब है क्लैरिफिकेशन। और एक थेरी है प्यूरिफिकेशन, यानी कि कैथारसिस का मतलब है इन इमोशंस को प्यूरिफाई करना। तो ये डिफरेंट थेरीज हैं, मतलब कि बहरहाल इसका मतलब जो है वो कैथारसिस आप ये समझ लें कि रिलीज ऑफ द इमोशन है, एट द एंड हमारे इमोशंस जो हैं वो रिलीज होते हैं। चौसर की जो कैंटरबरी टेल्स हैं उसके अंदर मॉन्क का करेक्टर जो है वो भी ट्रेजिडी को डिफाइन करता है, एंड ही सेज ट्रेजिडी इज टू से अ सर्टेन स्टोरी, कि ट्रेजिडी क्या है कि एक ख़ास किस्म की कहानी को बयान करना, एज ओल्ड बुक्स मेक्स अस मेमोरीज, कि बिल्कुल ऐसी कहानी होनी चाहिए कि जैसे पुरानी किताबें जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपके जहन में नक्श हो जाती हैं, तो ये कहानी आपके जहन में नक्श होनी चाहिए। ऑफ हिम दैट स्टूड इन ग्रेट प्रोस्पेरिटी, कि एक ऐसे शख्स की कहानी कि जो कि बहुत ही प्रॉस्परस किस्म का शख्स था, यानी कि ही वाज रिच, ही वाज हैप्पी, ही हैड एवरी thing that he wanted, and is ye fallen out of great of high degree। और ये वो शख्स की उस शख्स की कहानी जो कि उस प्रोस्पेरिटी से या जो ऊंचा मकाम उसको हासिल था वहाँ से वो नीचे गिरता है, इनटू
miseries and endeth wretchedly, कि his life becomes miserable and it ends wretchedly, यानी कि उसका इख्तिताम जो है वो अच्छा नहीं होता। तो अब हमने 4 से 5 डेफिनेशन जो हैं वो ट्रेजिडी की उनको एनालाइज कर लिया, डिस्कस कर लिया, डिटेल में आपको मैंने मीनिंग समझाया हर एक चीज़ की, ठीक है। सो नाउ अब आप अगर नोट करें तो हर एक डेफिनेशन जो है उसके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो एक तो कॉमन पॉइंट ये है कि ये ऐसा ड्रामा होता है विच हैज़ सैड एंडिंग, ठीक है। दूसरा कॉमन पॉइंट ये है कि प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो लीडिंग करेक्टर है, जो लीड करेक्टर है, ही सफर्स अ फॉल फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, अ रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, यानी कि जो लीडिंग आपका करेक्टर है उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और वो हैप्पीनेस यानी कि खुशी से गम की हालत में डूब जाता है और उसकी फॉर्च्यून या उसकी किस्मत जो है वो प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की जाने मूव करती है। और जो इफेक्टिव ट्रेजिक ड्रामा है वो जो ऑडियंस हैं इस किस्म के इमोशनल स्टेट ऑफ परवेशन के अंदर छोड़ता है कि जिसमें उनके जो इमोशंस हैं पिटी और फियर के ये परगेट हो जाते हैं, यानी कि साफ हो जाते हैं, क्लैरिफाई हो जाते हैं। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ द टाइम अब ट्रेजिडी के अंदर एवोल्यूशन आता गया, कुछ चीज़ें रिमूव हो गई, कुछ चीज़ें ऐड हो गई, ठीक है। मतलब कि मुख्तलिफ ड्रामाटिस्ट जो थे जिन्होंने ट्रेजिडी की फॉर्म के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने ट्रेजिडी को लिखा, उन्होंने उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जो उनको लगता था कि ये ज़रूरी हैं टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट टू दी ऑडियंस। जी, एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, पोएटिक्स के अंदर वो ना सिर्फ ट्रेजिडी को डिफ़ाइन करता है बल्कि वो ट्रेजिडी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका वो डेफिनेशन के अंदर जिक्र करता है वो उनके ऊपर एक एक्सटेंडेड किस्म की डिबेट करता है, एक एक्सटेंडेड किस्म की डिस्कशन करता है। तो डेफिनेशन ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस जो सेक्शन था उसमें आई और मैंने आपसे कहा कि इस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, तो आराम सुकून से उस डेफिनेशन को आपने जहन में बिठा लेना है, ठीक है। उस डेफिनेशन के हवाले से अब कुछ एक्सप्लेनेशन है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ट्रेजिडी बेसिकली क्या होती है, इट इज़ एन इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ एन एग्जैक्ट कॉपी, रादर इट इज़ एन इमेजिनेटिव रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पीस ऑफ लाइफ, यानी कि जो मटेरियल है वो लाइफ से लिया जाता है लेकिन उसको एक नया रंग दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट दी एज इट इज़ कॉपी, डिडो कॉपी या फोटो कॉपी नहीं है, रादर इट इज़ यू नो इमेजिनेटिव कॉपी। और जो इसके एक्शंस हैं यानी कि वो चीज़ की जिस जो इसका सब्जेक्ट मैटर है उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वो ऑडियंस के जहन से निकल जाए और ना ही इसकी लेंथ इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि जो इसका रिलेशनशिप है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द ट्रेजिडी एंड यूनिटी ऑफ द प्लॉट जो है वो सारी डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि मुनासिब किस्म की जो लेंथ है ट्रेजिडी की वो होनी चाहिए। एरिस्टोटल ये कहता है कि ट्रेजिडी की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि इट शुड अलाउ द हीरो, कि वो हीरो को अलाउ करे टू पास थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि उसकी हैप्पीनेस दिखाई जा रही है, उसका गुरूर दिखाया जा रहा है, फिर अचानक एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के बाद हमें उसकी जो फेट है उसके अंदर तब्दीलियां होती नज़र आती हैं और अल्टीमेटली उसका फॉर्च्यून यानी कि उसकी किस्मत जो है वो रिवर्स हो जाती है। और एक अच्छा प्लॉट जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उसका एक प्रॉपर बिगनिंग, एक प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंड जो है वो होना चाहिए, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स है उसमें मेरे ख्याल से आप पढ़ चुके होंगे। सेकंड बात ये कि जो ट्रेजिक हीरो है उसके बारे में हमें बताया गया, ठीक है। एरिस्टोटल जो है वो हमें कुछ चीज़ें बताता है कि ट्रेजिक हीरो के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड नॉट बी अ सेंट, सेंट से मुराद ये है कि वो बिल्कुल नेको पाक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक ऐसा शख्स के जो कि बिल्कुल मुनसिफ हो, जिसमें जो है वो दुनिया की कोई बुराई ना हो, ठीक है। और ना ही वो जालिम और जाबिर किस्म का शख्स होना चाहिए।
रादर एरिस्टोटल ये कहता है कि ही मस्ट हैव व ट्रेजिक फ्लॉ इन हिज करेक्टर, कि उसका किरदार जो है उसके अंदर एक कोई, यानी कि ओवरऑल उसको अच्छा शख्स होना चाहिए, लेकिन उसके किरदार में एक खामी होनी चाहिए, ठीक है। और इस खामी को एरिस्टोटल नाम देता है हमार्शिया, ठीक है। हमार्टिया बनते हैं स्पेलिंग, लेकिन इसको हमार्शिया पढ़ा जाता है, ठीक है। ये जो उसकी वीकनेस है, ये जो उसकी लिमिटेशन है, ये जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, इस ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से हीरो जो है वो एक्सपीरियंस करता है चेंज ऑफ द फॉर्च्यून। सडनली हिज हैप्पीनेस इट टर्न्स इनटू मिजरी, यानी कि उसकी जो हैप्पी लाइफ है वो मिजरेबल लाइफ के अंदर तब्दील हो जाती है। अच्छा, कोडन का जिक्र है, जे ए कोडन इसका नाम है, और इसने एक डिक्शनरी लिखी है, डिक्शनरी ऑफ द लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। उसके अंदर वो इस पॉइंट की इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है। और वो ये कहता है कि ट्रेजेडी इज अ डिजास्टर व्हिच कम्स टू दोज हु रिप्रेजेंट एंड सिंबलाइज इन अ पर्टिकुलर इंटेंस फॉर्म दीज फ्लॉज एंड शॉर्टकमिंग्स व्हिच आर यूनिवर्सल इन द लेसर फॉर्म, के ये जो फ्लॉज हैं, ये शॉर्टकमिंग्स हैं, ये यूनिवर्सल नेचर की होती हैं। और वो जो शख्स है जिसके अंदर ये फ्लॉ पाया जा रहा है, जो कि ट्रेजिडी का हीरो है या जो ट्रेजिडी का लीडिंग करेक्टर है, वो जितना ज़्यादा अजीम होगा, यानी कि वो जितनी ज़्यादा बड़ी शख्सियत का मालिक होगा, उतनी ही शदीद उसकी ट्रेजिडी हमें महसूस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी ट्रेजिडीज़ मैंने पढ़ी, ठीक है, उसमें अगर आप देखें तो इडिपस रेक्स की तो ट्रेजिडी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इंटेंस नेचर की है ना, लेकिन द ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर, इट ऑलवेज टचेस माय हार्ट, ठीक है। क्योंकि किंग लियर बुजुर्ग और अजीम किस्म का बादशाह, एंड व्हाट हैपेंस इज कि बस एक छोटी सी उसकी ख्वाहिश जो कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ साबित होती है, एंड उसके नतीजे में जो उसके साथ होता है, इट इज़ अनमेयरेबल एंड इट इज़ बेयरेबल, ठीक है। ये काबिल बर्दाश्त नहीं है जब आप किंग लियर की ट्रेजिडी को पढ़ते हैं, तो मतलब कि यू कैन नॉट बट वीप व्हाट हैपेंस टू दैट ओल्ड किंग। जो थर्ड पॉइंट है इससे रिलेटेड ट्रेजिडी से, वो है अगेन कैथारसिस। तो स्पेक्टेटर्स जो होते हैं व्हेन दे आर वाचिंग अ प्ले, तो व्हाट दे आर बेसिकली डूइंग इज they are participating in the grief, the pain, the fear of the tragic hero or the heroines, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल के जब वो उसके साथ वो इमोशंस फील कर रहे होते हैं, तो उस वजह से उनके जो अपने इमोशंस हैं, इमोशंस ऑफ पीटी एंड फेयर, इनकी परगेशन हो जाती है। परगेशन का उर्दू में मतलब है सफाई हो जाती है, क्लेंस हो जाते हैं, उनके जो इमोशंस हैं वो साफ हो जाते हैं। और catharsis, according to Aristotle, can only be understood when one has felt it in the theater, कि थिएटर के अंदर बैठते हुए या आजकल के जो दौर में जब आप उसको महसूस करें कि यार वाकई झुंझला जाए आपकी बॉडी, तो वो कैथारसिस है। True tragic purgation of the emotions is thus an experience which must be shared in public, for it owes much of its intensity to the fact that everyone in the theatre is being similarly moved। यानी कि आपको अपने इमोशंस जो हैं purgation के, वो पब्लिक के साथ, यानी कि जो आपके साथ दूसरे स्पेक्टेटर्स हैं उनके साथ शेयर करने चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी फीलिंग्स जो हैं वो सिमिलर नेचर की होती हैं। तो अच्छा, अब यहाँ पे कैथारसिस का मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि आप बैठे हैं जी अपने घर में, और आपके ऊपर ऑफिस की जानिब से कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो काम डाल दिया गया है, और इसके अलावा को आप किसी और फाइनेंशियल परेशानी का भी शिकार हैं, आपसे काम नहीं हो पा रहा, इतने में जो है वो बच्चे भागते भागते आते हैं और आपके कंप्यूटर में आके हाथ मारना शुरू कर देते हैं, हमें मोबाइल दे दें, ये आप जो है वो उनको डांट पिला देते हैं। डांट से बच्चे भाग जाएंगे और आप जो है वो इमोशनली थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। जो रिलैक्सेशन की फीलिंग है ये कैथारसिस है। इसी तरीके से एक स्टोरी है, द फ्लाई नाम है उसका। तो उसमें मक्खी को मारने से उसका इमोशनल स्टेट जो है वो रिलैक्स हो जाता है। तो
गुस्सा उसको कुछ और होता है, फीलिंग्स उसकी कुछ और होती हैं, लेकिन जब वो मक्खी को मारता है तो देन ही फील्स इमोशनली रिलैक्स। तो ये कैथारसिस है, सॉर्ट ऑफ कैथारसिस, यानी कि इमोशंस को रिलीज करना। इमोशंस जो हैं वो आपके ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। इस ज़िम्ने में हम इडिपस की भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इडिपस का जो एंड है वो इतना फियरफुल है, इतना मतलब कि ट्रेजिक है, इतना पिटीफुल है कि उस एंड को देखने के बाद जब वी व्हेन वी लीव द थिएटर तो वी फील इमोशनली ड्रेन्ड, कि एक ऐसी कैफियत की जिसमें आपको कुछ जो है वो आप इमोशन से बिल्कुल खाली होके निकलते हैं। ड्रेन्ड का मतलब ऐसे है कि जैसे आपके जज्बात जो हैं वो किसी समुंदर की लहर की जो है वो नज़र हो गए, ठीक है। तो इस पे एक अलग से पूरी बहस है, कैथारसिस की 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई, ठीक है, कि 3 सेंस में इसके मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है। यहाँ पे हमने परगेशन की बात की, इसी तरीके से प्यूरिफिकेशन है और इसी तरीके से क्लैरिफिकेशन है। तो ये 3 डिफरेंट थ्योरीज हैं, ये एक अलग से टॉपिक है जो कि मौजूदा जो है यहाँ पे अब हमारा कर्सर नहीं है। Okay, now let us have a look at the development of the tragedy through the ages, यानी कि क्लासिकल एज में ट्रेजिडी तो ऑलरेडी आपने देख ली कि किस पर्सपेक्टिव में उसको कंडक्ट किया जाता था। हीरो होता था, डाउनफॉल ऑफ द हीरो वाज ड्यू टू हमार्शिया या फिर ह्यूब्रियस, जो कि एक्सेसिव उसका प्राइड होता है, जैसे इडिपस रेक्स है। तो वो उसको बहुत ज़्यादा वो मगरूर है ना अपने करैक्टर पे, उसको बहुत ज़्यादा गरूर है अपनी अकल पे, और वही उसका जो गरूर है इट लीड्स टू हिज डाउनफॉल। लेकिन इसके अलावा चॉइस जो है वो भी ऑब्वियसली मैटर करती है। अगर आप इडिपस रेक्स को देखें तो कुछ उसकी चॉइसेस हैं जो कि उसके डाउनफॉल का बायस बनती हैं। फॉर एग्जांपल, जब ऑलरेडी प्रेफेसी दे दी गई थी कि यू आर गोइंग टू किल योर फादर एंड यू आर गोइंग टू मैरी योर मदर, तो एक ऐसा शख्स जो कि इस एज का है कि जो उसका बाप हो सकता है, उसको उसे मारना नहीं चाहिए था। और एक ऐसी औरत की जो कि उसकी माँ की उम्र की है, उसके साथ उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो ऑब्वियसली चॉइसेस जो हैं, चॉइसेस भी मैटर करती हैं यहाँ पे, और जो उनकी इनकरेक्ट चॉइस है वो भी उनके फॉल का बायस बनती है क्लासिकल ट्रेजिडी के अंदर, ठीक है। क्लासिकल ट्रेजिडी की डेफिनेशन आप एक दफ़ा फिर से रिकॉल कर लें कि एरिस्टोटल डिफाइन करता है, इट इज़ एन इमिटेशन ऑफ एक्शन दैट इज सीरियस, complete and of certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament in the form of drama and not narrative, through pity and fear affecting the proper purgation of these emotions या फिर proper catharsis of these emotions, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है ट्रेजिडी। अच्छा, जब हम मिडिल एजेस में मूव करते हैं ट्रेजिडी, यानी कि ग्रीक पीरियड देख लिया, उसके बाद अब आ गया मिडिल एजेस। मिडिल एजेस वो पीरियड है कि जिस वक्त अंग्रेज से ये ओवर जो थे रिलीजियस थे, क्रिश्चियनिटी जो थी उसका राइज हो रहा था, और क्रिश्चियनिटी आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड के अंदर जो है वो फैलती चली जाए। अब ऑब्वियसली जब लोग नए नए रिलीजियस होते हैं तो फिर वो उनका ज़रा ज़्यादा लगाव होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और एलिमेंट ये था कि जो लोग थे वो अनएजुकेटेड थे, जाहिल लोग थे, ठीक है, दे डिडंट नो हाउ टू रीड। और जो लोग चर्च को कंट्रोल करते थे, पादरी जो थे, वो चूंकि रोमन थे तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो लेटिन लैंग्वेज थी, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा इशू था। देयर वाज अ गैप बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द चर्च एंड लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। तो इनिशियली तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ड्रामा और थिएटर जो था इसके ऊपर पाबंदी लगा ली गई, ठीक है, कि जी ये हराम है ना, जैसे होता है मौलवी करते हैं कि जी ये चीज़ हराम है, ठीक है। जो एक्टर्स थे उस दौर में दे लिव लाइक जिप्सीज, यानी कि वो गरीब थे, आउटकास्ट होते थे वैगनों पे, एक गांव गया दूसरे गांव गया वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई आगे। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ड्रामा जो था उसको बैन कर दिया गया। इसके बाद चर्च को ये चीज़ खुद रियलाइज़ हुई कि देर इज़ अ नीड टू एजुकेट पीपल फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव, और जब लोगों को रिलीजियस पर्सपेक्टिव में एजुकेट करना है
और लोग जो हैं वो इलिटरेट हैं, आप उनको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो फिर एक्टिंग के ज़रिए ये काम किया जा सकता है। तो उन्होंने बाइबल की स्टोरीज जो थी या जो क्रिश्चियन सेंट्स थे उनकी लाइव्स को ड्रामेटाइज करके जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू किया, ताकि लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी से और जो रिलीजन है उससे वाकफियत हासिल कर सके। तो जब आगाज़ हुआ ड्रामा का, तो इनिशियली चर्च के अंदर ही, चर्च के यार्ड के अंदर जो था वो वहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, एज द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ग्रीव इन इट, तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होना शुरू हो गई। तो फिर इस वजह से इट वाज मूव्ड आउटडोर्स, यानी कि चर्च के अहाते से फिर इसको बाहर ले जाया गया। प्लेस जो थे आगाज में जब इनका आगाज किया गया, तो इनके राइटर्स जो थे वो भी क्लर्जी मैन होते थे, पादरी होते थे, और जो एक्टर्स थे वो भी चर्चमैन होते थे, ठीक है। और प्लेस जो थे ये एक रास्ता था लोगों को क्रिश्चियनिटी की जानिब राग़िब करने का, जिसे हम कहते हैं तबलीग, इससे लिटर्जी कहा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। तो जो इलिटरेट पीपल थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्रिश्चियनिटी की जानिब ये प्लेस जो थे इनको अरेंज किया गया। ज़्यादातर लैंग्वेज इनकी लेटन ही होती थी, और ज़्यादातर लोग जो थे वो लेटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे, तो वो जो गैप था वो फिर कायम रहा। लेकिन जैसे जैसे ड्रामा जो है उसके ऊपर चर्च की ग्रिप लूज होती चली गई, वैसे वैसे चीज़ें ज़्यादा एलेबोरेट होती चली गई। मशीनरी इंट्रोड्यूस करा दी, वैगन्स इंट्रोड्यूस करा दी, क्रेन्स आ गई, स्पेशल इफ़ेक्ट्स आ गए, स्मोक, फ्लड, फायर, यानी कि वो जो हज़रत नूह वाली स्टोरी है उसको भी इनेक्ट किया जाता था, वो भी लोगों के सामने एक्टिंग की फॉर्म में प्रेजेंट की जाती थी। और इसके अलावा जितने भी प्लेज होते थे उनका एक मॉरल लेसन होता था। वो चीज़ जो कि मॉरल लेसन रखती है उसको हम कहते हैं डायडेक्टिक। तो जितने प्लेस से चूँकि चर्च की जानिब से लिखे जाते थे, तो फिर अखलाकियात का दर्स तो उसमें यकीनन होगा, तो मतलब कि वो डायडेक्टिक नेचर के होते थे। अब हम देखते हैं कि मिडिल एजेस की ट्रेजिडी जो है इसका रिलेशन क्या है क्लासिकल ट्रेजिडी के साथ। क्लासिकल ट्रेजिडी जो है उसमें मॉरलिटी के ऊपर स्ट्रेस नहीं होता था, ठीक है। लेकिन मिडल एजेस की जो इंग्लिश ट्रेजिडी है वो चूंकि चर्च की जानिब से लिखी जाती थी, चर्च की जानिब से ही एक्ट आउट की जाती थी, तो फिर उसके अंदर मॉरलिटी जो है उसकी ओवरटोन्स हमें मिलती हैं। इसके अलावा जो ज़्यादातर प्ले राइटर्स थे मिडल एजेस के इंग्लिश के अंदर, तो दे वर अनअवेयर ऑफ एरिस्टोटल, और वो टोटली इग्नोरेंट थे ग्रीक ट्रेजिडी से और जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है ट्रेजिडी से, क्योंकि वो तो वक्त तक ये नॉलेज जो था ये दुनिया में नहीं फैला था। अब हम बात करते हैं रेनेसां ट्रेजिडी की। ज़ाहिर है मिडिल एजेस के बाद जो टाइम पीरियड आता है उसे रेनेसां कहा जाता है। तो रेनेसां का मतलब क्या है? रीबर्थ है। रीबर्थ किस चीज़ की? रीबर्थ ऑफ द नॉलेज। तो रेनेसां का आगाज़ इटली से होता है, फिर ये पूरे यूरोप में फैलती है और आखिर में आके इंग्लैंड पहुंचती है, ठीक है। इसका इन्फ्लुएंस जो था वो आर्ट पे, म्यूज़िक पे, साइंस पे, लिटरेचर पे था। और रेनेसां के अंदर जो एक अप्रोच हुई ना, वो एक अप्रोच ही चेंज होगी टुवर्ड लाइफ और टुवर्ड मैन काइंड ना। रेनेसां से पहले जो गॉड इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोच चेंज होगी। यहाँ पे मैन बिकेम सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सब कुछ जो है वो इंसान के लिए बनाया गया और इंसान जो है वो सेंट्रल पोजीशन रखता है। तो रेनेसां के अंदर मैन, उसके ऊपर अहमियत दी गई, और मैन जो था उसके साथ मैन के नॉलेज के ऊपर अहमियत दी गई कि भाई हर हर एक जो एरिया है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो एज अ रिज़ल्ट फिर लोगों ने तालीम हासिल करना शुरू कर दी, लोगों ने किताबें पुरानी एक्सप्लोर करना शुरू कर दी, मिडिल क्लास जो थी वो राइज कर रही थी, और माशरा जो था उसके अंदर स्टेबिलिटी थी। रेनेसां की जो हमारी ट्रेजिडी है ना, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेनेका। सेनेका जो था ये फर्स्ट सेंचुरी लेटिन फिलोसोफर था, रोम से, यानी कि जो रोम की तहजीब है उससे इसका ताल्लुक था। और इसने 9 ट्रेजिडीज लिखी हैं, ठीक है। जो इसकी ट्रेजिडीज हैं दे आर इन दी नैरेटिव फॉर्म, और जो इसकी ट्रेजिडीज हैं ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर हमें यूरोपीडीज का दिखाई देता है।
इसके अलावा सोफोक्लीज और एस्काइलस जो है उनका इन्फ्लुएंस भी इसकी ट्रेजिडीज में हमें दिखाई देता है। सेनेका ने अपनी ट्रेजिडीज के अंदर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। नंबर वन पे रिवेंज, रिट्रीब्यूशन, मर्डर, असैसिनेशन, वायलेंस, ठीक है, म्यूटिलेशन ऑन द स्टेज के। स्टेज जो था उसके ऊपर खून खराबा, वायलेंस, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई सेनेका ने, ठीक है। और जो इंग्लिश राइटर्स थे रेनेसां एज के, दे वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेनेका, ठीक है। इसके अलावा सेनेका की कुछ और चीज़ें भी हैं जो उसने इंट्रोड्यूस कराई, टेक्निक्स। नंबर वन पे सोलिलिकी। सोलिलिकी क्या होती है कि एक एक्टर जो है वो स्टेज पे अकेला अपने आप से गुफ्तगू कर रहा होता है बुलंद आवाज में, ठीक है, वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, सोलिलिकी कहा जाता है, तन्हाई में। लेकिन इसके अलावा एक और टेक्निक उसने इंट्रोड्यूस कराई, उसको कहते हैं असाइड। असाइड क्या होता है कि स्टेज पे एक्टर्स मौजूद हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, एक एक्टर जो है वो अचानक दूसरी जानिब मुंह करके अपने आप से बात करता है, और वो बात उसकी जो स्टेज के एक्टर्स हैं वो नहीं सुन रहे होते लेकिन ऑडियंस तो सुन रही होती है, ठीक है। इसको असाइड कहा जाता है। इसके अलावा 5 एपिसोड्स या फिर 5 एक्ट्स का जो सीन था जिसको शेक्सपियर ने फॉलो किया, जितने भी उसके प्लेज हैं 5 एक्ट्स पे मुश्तमिल हैं, ठीक है। तो ये भी सेनेका जो है वहाँ से लिया गया, सेनेका के जो ट्रेजिडीज हैं उनसे इंस्पायर होकर इस चीज़ को फॉलो किया गया रेनेसां के टाइम पीरियड में। रेनेसां की जो ट्रेजिडी है इसके डिफाइनिंग फीचर्स में से एक बात यह है कि जो हीरो है ही हैज़ अ ग्रेट वर्थ एंड टैलेंट। बहुत ही वर्दी इंडिविजुअल होता है, बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल होता है। लुक एट द एग्जांपल ऑफ हैमलेट, लुक एट द एग्जांपल ऑफ ओथेलो, लुक एट द एग्जांपल ऑफ मैकबेथ। सब ही वर्दी इंडिविजुअल्स हैं, हाई क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इंतहाई टैलेंटेड किस्म के लोग हैं, लेकिन जो उनकी गलती है, जो उनकी मिस्टेक है रिगार्डिंग लाइफ, उसको बहुत ही लेट रिकग्नाइज करते हैं। और जो उनका डाउनफॉल है वो उनके किसी अपने एक्शन की वजह से ये आता है, लेकिन फिर भी दी ऑडियंस दे फील पीटी एंड लॉस फॉर द हीरो, हालांकि उसके एक्शंस जो हैं वो एक्शंस की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। और जब हीरो की डेथ होती है तो ऑडियंस का कैथारसिस होता है कि एटलीस्ट उसकी सफरिंग्स जो हैं वो तो एंड हो गई ना, ठीक है, कि नाउ ही इज़ नो लॉन्गर इन द पेन। इसके अलावा रेनेसांस से पहले यार स्टोरीज आपको बताई मैंने कि वो जो थी चर्च के हवाले से थी, वो सारी की सारी जो थी वो क्रिश्चियन रिलीजन के हवाले से थी, लेकिन रेनेसांस ट्रेजेडी के अंदर स्टोरीज जो थी दे बिकेम सेकुलर। कहानियाँ जो थी वो रिलीजियस नेचर की नहीं थी, ठीक है। रादर जो लाइफ है, जो हिस्ट्री है, वहाँ से कुछ न कुछ टॉपिक्स जो वो शेक्सपियर ने उठाए हैं। शेक्सपियर जब अपनी ट्रेजेडीज लिखता है तो दे आर मिक्सचर ऑफ पोइट्री एंड प्रोज, ब्लैंक वर्स में उसने लिखी हैं, और उसने अपने प्लेस के अंदर जितनी भी सोशल क्लासेस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी है, यानी कि हर तबके के शख्स जो हैं वो उसके प्लेस के अंदर हमें दिखाई देते हैं। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर एज वेल कि जो ह्यूमन बीइंग्स का डाउनफॉल है उसकी मेन रीज़न उसका हमार्शिया है। रेनेसां ट्रेजेडी के मजीद फीचर्स, पर्टिकुलरली शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज के फीचर्स अगर आप देखें तो हीरो इज़ आइडेंटिफाइबल हाई सोशल स्टेटस इंडिविजुअल, एक ऐसा शख्स कि जो कि माशरे में आइडेंटिफाइबल होता है, पहचाना जाता है दूर से ही, ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखता है। इनिशियली उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लेक्स होती है, नीदर गुड नॉर इवल, कि ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा है, ठीक है, मतलब कि दरमियानी पर्सनैलिटी का मालिक होता है। जो डाउनफॉल है हीरो का, डाउनफॉल की रीज़न जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती बल्कि इंटरनल फोर्सेस हैं, जो उसके अपने अंदर की सोचें हैं, जो उसके अपने एक्शंस हैं, वो उसके डाउनफॉल का बायस बनते हैं। जितने भी उसके ट्रेजिक हीरोज़ हैं एट द एंड ऑफ द प्ले दे डाई, वो मर जाते हैं, ठीक है। हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो जूलियट, ठीक है, जितने भी हैं ना, तो हीरोज जो हैं एट द एंड ऑफ द प्ले दे डाई। और हीरोज जो हैं दे उनको मिस्टेक रियलाइज होती है सिर्फ मौत से चंद लम्हे पहले। रेनेसां के बाद का जो टाइम पीरियड है उसमें प्लेस जो थे वो प्यूरिटन्स की जानिब से बैन कर दिए गए थे वंस अगेन, ठीक है। तो
राइटिंग कोई ख़ास नहीं है। 18th सेंचुरी या 1700s जो है उसमें अगेन जो थे वो प्लेस का आगाज़ होता है। तो नाउ जो हीरो है अब वो ही इज़ नो लॉन्गर बिलोंग्स टू दी अपर क्लास, रादर अब हीरो जो है वो मिडिल मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि मिडिल क्लास के जो हीरोज़ हैं उनको पॉपुलैरिटी हासिल होगी। कहानियाँ जो थी अब उनका ताल्लुक ये नहीं था कि वेल्थ हासिल करना चाहता है या कोई बंदा पावर हासिल करना चाहता है, ठीक है। और जो हीरो है ना उसके हाथ से वेल्थ जाती है ना उसके हाथ से पावर जाती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो ऑलरेडी ही मिडिल क्लास इंडिविजुअल है, ना उसके पास ज़्यादा वेल्थ है और ना उसके पास ज़्यादा पावर है। स्टोरीज जो हैं सैड नेचर की हैं, लेकिन वो कॉमन मैन से यानी कि आपसे और मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं। जो हम आम लोग होते हैं उनकी ज़िंदगियों पे कहानियाँ 1700s या फिर 18th सेंचुरी अगर आप इसको कह लें उसकी घूमती हैं। अब यहाँ पे 1700s में ट्रेजिडी सिग्निफिकेंट इसलिए हो गई क्योंकि ट्रेजिडी जो थी इट मूव्ड फ्रॉम द अपर क्लास टू द मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास, यानी कि आप और मैं जो है हम हीरो बन गए। तो अब ज़ाहिर है एक माशरे में आप देखें तो अपर क्लास कितनी होती है, थोड़ी सी तादाद, आटे में नमक बराबर होता है। तो वो जो थे ऑडियंस दे वर नॉट इनफ टू वॉच द प्लेज, तो प्लेज दिखाने के लिए अब उनकी सफरिंग और उनकी लाइफ के अंदर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं रहा था, ठीक है। लोग जो है वो अपने आप के बारे में जानना चाहते थे, तो फिर इस वजह से जो हीरो था उसको मूव कर दिया गया टूवर्ड मिडिल क्लास एंड टूवर्ड दी लोअर क्लास। पीस जो था यानी कि हम उसकी अहमियत पिछली ट्रेजिडीज में भी थी, इसमें भी है। वहाँ पे अपना पावर और पोजीशन के पीस की बात होती थी, अब यहाँ पे स्पिरिट और इंटेलेक्ट यानी कि जो एक इंडिविजुअल है उसकी रूह के सुकून की बात हो रही है। तो थिएटर जो था वो कॉमन मैन के लिए ज़्यादा हो गया और जो रिच मैन थे और जो नोबिलिटी थी उनके लिए इसमें इंटरेस्ट कम रह गया। और इसकी रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है जो लोग रिच होते हैं उनके पास वेल्थ होती है, उनकी लाइफ जो है वो आइसोलेटेड होती हैं और उनका एक अपना सर्कल होता है, उनका लोअर क्लास मिडिल क्लास से ताल्लुक बहुत कम होता है। तो लोग जो थे वो अपर क्लास की लाइफ को एनविजिज करना, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना उनके लिए मुश्किल था। लेकिन अगर हीरो मिडिल क्लास का होगा, लोअर क्लास का होगा, तो पीपल फिर उसके साथ एफिलिएशन फील करते हैं एंड अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं उस हीरो के साथ। इसके बाद 19th सेंचुरी आ गई। 19th सेंचुरी में अगेन हीरो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से ही रहा, ठीक है। और जो ट्रेजिडी की फॉर्म थी इसको डोमेस्टिक ट्रेजिडी कहा गया। हेनरिक इब्सन और जीबी शाह दो लीडिंग फिगर्स थे इस एज के जिनका ताल्लुक जो था वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से था। इन्होंने मिडिल क्लास की जो ट्रेजिडी है मिडिल क्लास के बारे में लिखा, ठीक है। उनके जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी पॉवर्टी है, जो उनका अल्कोहलिज्म है, जो उनके रिलीजियस आइडियल्स हैं, जो वो लाइफ में चाहते हैं, ठीक है, उसके हवाले से इन्होंने लिखा। फॉर एग्जांपल हेनरिक इब्सन का प्ले है द डॉल्स हाउस की, जिसमें वो मिडिल क्लास की एक औरत है नोरा हेल्मर, उसकी कहानी बयान करता है, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी किस्म के प्लेस भी थे क्योंकि इसने वो राइट्स के हवाले से भी बात की। जीबी शाह ऑन दी अदर हैंड उसके थीम जो थे वो टोटली और नेचर के थे। जैसे उसका एक प्ले मैंने पढ़ा द डेविल्स डिसाइपल, तो उसमें वो प्योरली मिडिल क्लास की बात करता है, ठीक है। मिडिल मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास इसकी वो बात करता है। सारे जितने भी करेक्टर्स हैं उनका ताल्लुक किसी मतलब क्लास से है। पादरी है एक, और एक आम जो है वो शराबी सा इंडिविजुअल है। और उसने प्ले के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा किए हैं कि वो रिचर्ड जो कि शराबी है, जो कि रेसलिंग खेलता है, रेसलिंग को उस दौर में ऐसा नहीं समझा जाता था, ही टर्न्स आउट टू बी द हीरो, और वो जो पादरी है ही टर्न्स आउट टू बी द विलन, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट किस्म के सीन्स जो थे चल रहे थे, टोटली एक नेचर जो थी वो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स, नेचर ऑफ द ट्रेजिडी जो थी वो चेंज हो रही थी। With that, now we move on to the modern tragedy of the 1900s. 1900s है आपको पता है it was the time period of world wars, atomic bombs जो थे वो फेंके गए, फिर उनका एक बड़ा
गहरा इम्पैक्ट हुआ ह्यूमैनिटी पे। और जो पर्टिकुलरली रिलीजन है ना, रिलीजन से लोग जो थे, अंग्रेज जो थे, यूरोपियंस जो थे, डिसल्यूजनड हो गए। दे फेल्ट दैट रिलीजन इज़ नो लॉन्गर एन इंस्टीट्यूशन के जो कि उनको यकजा रख सकता है और जो कि उनके प्रॉब्लम्स का जो है वो सलूशन है। तो रिलीजन से वो लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना मूव हो गए मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर। और वो ये जो वॉरफेयर थी, पर्टिकुलरली इसकी जो डिसइल्यूजन्स थी, वो लोगों को रिलीजन से दूर लेके चली गई। तो ह्यूमन जो इंसान थे, अब ज़ाहिर है डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई। आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में कितनी ज़्यादा अमवात हुई। जब अमवात होती हैं तो लोग अकेले रह जाते हैं, तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। तो पीपल फेल्ट दैट दे आर ऑन देयर ओन विदाउट अ सपोर्टिंग सोसाइटी। ठीक है। और इसके नतीजे में एक एग्जिस्टेंशलिस्ट मूवमेंट शुरू हुई कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो वजूद है वो उसका क्या मकसद क्या है, उसका पर्पस क्या है ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसको एग्जिस्टेंशलिज्म कहा जाता है। इसमें जीन पॉल सार्टर है और एल्बर्ट कैम्यू, ये जिसका नाम CAMUS कैमस लिखा है आपके सामने, ये दो लोग हैं, इन्होंने इसके हवाले से काफ़ी कुछ लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू देम कि जो ह्यूमन लाइफ है इट इज़ मीनिंगलेस, इट इज़ एब्सर्ड लाइफ, और जो हर एक इंडिविजुअल है उसको खुद अपनी लाइफ में से मीनिंग जो है वो निकालना होगा। ठीक है, कि लाइफ का कोई इनहेरिट मीनिंग नहीं है, कोई मतलब कि गॉड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इंसान आज़ाद है और वो अपनी ज़िंदगी को खुद मानी दे सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमन बीइंग इज़ आइसोलेटेड, यानी कि सोसाइटी जो है, मुआशरा जो है वो उसके साथ नहीं है, ना ही उसके अपने उसके साथ हैं। देखिए ना वेस्ट इसी पैटर्न पे कि जी बच्चे 18 साल के होते हैं, वो वालिदैन को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, वालिदैन जो है वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहे हैं, बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी अकेले गुजार रहे हैं। तो एक आइसोलेशन है और हर एक शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी के मीनिंग जो है वो खुद ढूंढ रहा है। मॉडर्न ट्रेजिडी जो है थिएटर के अंदर, इसके अंदर कम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज डील किए जाने लगे, जिसमें ऑब्सिनिटी, सेक्सुअलिटी, ब्lasphemy भी शामिल है। और इसमें जो हीरो है या जो लीडिंग करेक्टर है उसको दिखाया जाता है एज विक्टिम ऑफ द सोसाइटी, यानी कि माशरा और जो माशरे के एक्शंस हैं वो उनका विक्टिम है इंडिविजुअल। तो मॉडर्न ट्रेजिडी के अंदर आके चीज़ें चेंज हो गई। जो शेक्सपियर की पोएटिक लैंग्वेज थी ब्लैंक वर्स से ख़त्म हो गई। ठीक है, अब लैंग्वेज जो है वो रियलिस्टिक है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़बान होती है, कन्वर्सेशनल, नॉट पोएटिक लैंग्वेज। ठीक है। और जो लीडिंग करेक्टर है उसके पास लाइफ में या ड्रामा के अंदर दिखाया जाता है कि उसके पास वेरियस चॉइसेस हैं। ठीक है, और जितनी भी चॉइसेस हैं सब की सब अनएक्सेप्टेबल हैं, यानी कि वो जो भी रास्ता इख्तियार करेगा नतीजा उसका डिज़ास्ट्रस होगा। ठीक है। तो मॉडर्न थिएटर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो लीडिंग करेक्टर है वो ही इज़ ऑफ्टन द विक्टिम, और सोसाइटी जो है वो उसको विक्टिमाइज करती है, एंड सोसाइटी इज़ टू बी ब्लेम्ड एंड नॉट द प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, एंड नॉट ऑल प्रोटैगनिस्ट डाई, सम जस्ट ब्रेक डाउन के, यानी कि वो जो डेथ का सीन था कि शेक्सपियर के एंड पे सारे हीरोज जो हैं उनकी डेथ हो रही है, इट इज़ नो लॉन्गर द केस इन मॉडर्न ट्रेजिडी। यहाँ पे कुछ हीरोज की डेथ होती है लेकिन कुछ हीरोज जो हैं नर्वस ब्रेक डाउन जो है वो उसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है, बाज हीरोज की डेथ होती है विदाउट अटेनिंग द ट्रूथ, बाज जो हैं दे गेन सेल्फ नॉलेज। और ऑडियंस जो है वो ऑडियंस हीरो की पेन फील करते हैं बिकॉज दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर करेक्टर। और वो जो हम लोग हैं हम भी उन्हीं सिचुएशंस में से गुजरे होते हैं, इस वजह से हम अपने आप को उन करेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं और उन सिचुएशंस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। क्लासिकल और मॉडर्न ट्रेजिडी के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, और वो लर्निंग प्रोसेस जो है मतलब कि प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइंड है, प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन ऑफ द इवेंट्स है, प्रोसेस ऑफ रिकग्निशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द लाइफ है। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग है उन सारे इवेंट्स की बाय द ऑडियंस, नॉट बाय द करेक्टर्स। ठीक है, किरदार जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, रादर जो ऑडियंस जो कि लिसनर्स हैं या जो स्पीकर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं वो उन वाक़यात की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं और उनसे लेसन सीखते हैं।
अब आप क्लासिकल ट्रेजेडी और मॉडर्न ट्रेजेडी के डिफरेंसेस देख लें कि जो हीरो की क्लास है, क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर ही बिलोंग टू नोबिलिटी और अपर क्लास, मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर ही कुड बिलोंग टू एनी क्लास। जो क्लासिकल ट्रेजेडी थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट जो होता था इट वाज अगेंस्ट द गॉड्स। जैसे आप देखें तो इडिपस रेक्स जो है वो मतलब के गॉड्स की विल के अगेंस्ट जाना चाह रहा है। जो उसका फेट लिखा गया है ऑरिकल्स की जानिब से, जो फेट उसका बताया गया है ऑरिकल्स की जानिब से, वो उस फेट को चेंज करना चाहता है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मॉडर्न ट्रेजिडी जो है इसके अंदर द विक्टिम ही हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द सोसाइटी, मुआशरे के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, डाउनफॉल कैसे होता है? क्लासिकल ट्रेजिडी के अंदर डिवाइन इम्पोज्ड डाउनफॉल है, यानी कि जो सुपीरियर फोर्सेस हैं वो फैसला कर लेती हैं कि तुम फलां वक्त में मर जाओगे, तो वो हीरो मर जाता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेजिडी के अंदर द डाउनफॉल इज सेल्फ इम्पोज, यानी कि अपने हाथों से जो हीरो है उसका डाउनफॉल होता है। लैंग्वेज का डिफरेंस है, क्लासिकल जो ट्रेजिडी है उसकी लैंग्वेज पोएटिक नेचर की है, मॉडर्न ट्रेजिडी की लैंग्वेज प्रोजिक नेचर की है, ठीक है। सोसाइटी जो है अगर आप देखें क्लासिकल ट्रेजिडीज़ के अंदर तो वो ऑर्डर्ड है, उसके अंदर अखलाकियात हैं, वो सारी चीज़ों को वैल्यू करते हैं। ऑन दी अदर हैंड मॉडर्न सोसाइटी जो है इट इज़ एग्जिस्टेंशियल सोसाइटी, कि लोग जो हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। जहाँ तक एक्टर्स का ताल्लुक है तो एक्टर्स भी लिमिटेड इन नंबर होते थे क्लासिकल ट्रेजिडीज़ के अंदर, और मॉडर्न जो ट्रेजिडीज़ हैं या मॉडर्न प्लेज जो हैं उनके अंदर एक्टर्स मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, और वो अनलिमिटेड नंबर है, जितने मर्जी आप एक्टर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो फाइनल रिकैप्चुलेशन है कि जो तीन मेजर पीरियड्स हैं डेवलपमेंट के, ठीक है। क्लासिकल, जिसको आप ग्रीक पीरियड कहते हैं, उसके बाद हमने मिडल इंग्लिश का पीरियड भी देखा लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। उसके अंदर मॉरलिटी प्लेज और मेरिकल प्लेज हैं, ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट सिग्निफिकेंट। उसके बाद रेनेसां का टाइम पीरियड आता है, ठीक है। रेनेसां का टाइम पीरियड में शेक्सपियरियन ट्रेजिडी और जो सेनेका का इन्फ्लुएंस है, सेनेकल मॉडल को फॉलो करना, वो सिग्निफिकेंट है। फिर मॉडर्न ट्रेजिडी आती है। मॉडर्न से पहले आपके पास 1900 यानी कि 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की ट्रेजिडी है, जिसमें हेनरी गिब्सन और जी बी शाह का नाम सिग्निफिकेंट है। लेकिन वो भी जो असल चीज़ है वो मॉडर्न ट्रेजिडी है, ठीक है, कि जिसके अंदर आपके पास एग्जिस्टेंशलिस्ट थिएटर आता है। अगर हम एग्जिस्टेंशलिस्ट थिएटर की बात करें तो उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव प्ले है इस टाइप का, उसका टाइटल है वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है। और वेटिंग फॉर गोडो जो है वो सैमुअल बैकेट ने लिखा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्ले है, खूबसूरत प्ले है, पढ़े आप उसको तो मज़ा आता है पढ़ के, ठीक है। तो नाउ अब आई होप कि आपको ये जो एवोल्यूशन है जॉनर ऑफ द प्ले का, मतलब कि ड्रामा ट्रेजिडी, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इसके हवाले से आपके जहन में बैठ गई होंगी, ठीक है। सो here is the end of unit number 2. Thank you so much for listening. Take care. Allah Hafiz.